हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सबों को। और साइंस क्रैश कोर्स क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के इस सीरीज में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स वीडियो के चौथे पार्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल जहां छोड़ा था उससे आगे कल हम लोगों ने जिक्र किया था एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील जो तत्व है, उसके जो परमाणु है, उसके जो आयन्स हैं, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को, परमाणुओं को, उसके आयनों को उसके विलयन से विस्थापित करके अपना जगह लेता है। तब हम लोग इसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आज उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। आगे आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक जो पदार्थ है और जो दूसरा पदार्थ है, जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो दोनों के जो अवयवी आयन्स हैं या परमाणु है या अणु है, वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आप को अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और नया प्रोडक्ट में भी ये चीज दिखता है कि विस्थापन दो अलग अलग तरीके से हुआ है। तो हम लोग एक एक करके उस चीज को देखेंगे, रिएक्शन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आदान प्रदान क्या होता है? आप किसी को कुछ वस्तु देते हैं और उससे कोई वस्तु लेते हैं। जैसे बहुत साल पहले कह सकते हैं, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है हम लोगों के बीच जो है मार्केटिंग होता था। हम किसी को गेहूं देते थे और उसके बदले हमें सब्जी मिलती थी, हम किसी को दूध देते थे, उसके बदले हमें कपड़े मिलते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो है ये है सोडियम सल्फेट और ये क्या है, ये है देखिए बेरिलियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में ये सोडियम जो है वो धातु है और ये जो सल्फेट आयन है ये क्या है, अधातु है, अधात्विक आयन है। उसी तरह से बेरियम में जो है, बेरियम क्या है, धातु है। क्लोरीन, ये सोडियम देख लीजिए, ये सोडियम सल्फेट। और दूसरे तरफ ये देखिए बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में ये सोडियम जो है पॉजिटिव है और ये सल्फेट जो है नेगेटिव है। उसी तरह से इसमें देखिए ये जो है बेरियम पॉजिटिव है और ये क्लोरीन जो है नेगेटिव से। अब ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से और ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से आपस में आयनों का क्या करेगा, एक्सचेंजिंग करेगा, आदान प्रदान कर लेगा। और इससे जो बनेगा, इससे क्या बनेगा उस चीज को देखते हैं। इससे जो बनेगा उस चीज को देखिए। और इससे क्या बनेगा, एक नए उत्पाद बनेगा। तो सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा और ये बनेगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। देख लीजिए आयन कैसे एक्सचेंज कर लिया। और दूसरे तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 2 हो गया और NaCl तो सिंगल सिंगल बैलेंस करता है, ये हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ 2 है वहां 2 है तो यहाँ 2 दे दीजिए। उसके बाद 2 2 2, ये ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया और उसके बाद जो है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाया आयनों को एक्सचेंज करके। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। एक बार इसमें से ये विस्थापन हुआ और इस पूरे में से ये विस्थापन हुआ और आयन एक्सचेंज करके ये बनाया। इसे कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहाँ गौर से, सोडियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। उसके बाद देखिए बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण भी कहते हैं। अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होती है और एक जो है सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाए उस पात्र में जिसमें अभिक्रिया करवा रहे हैं, और दूसरा जो है विलयन में ऊपर ही तैरे या विलयन में घुला हुआ फॉर्म में हो, तो ये बैठने वाला पार्ट जो है ये अवक्षेप कहलाता है। और इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपण कहलाती है। जैसे इस चीज को आम दैनिक जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप लोग कभी क्या करते हैं, अपने घरों में चूने से पोताई करते हैं तो चूने को अच्छे तरह से पानी में घोलते हैं। तो जैसे जैसे आप घोलने के बाद चूने का आप दीवालों पे या अन्य किसी चीजों पे लपेटते हैं, पोतते हैं, तो ये जो जिस बर्तन में चूना घोला हुआ रहता है उसमें चूने का जो कण है धीरे 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 उस बाल्टी के या पात्र के पेंदु में क्या करता है, बैठ जाता है। तो पुनः आप उसको क्या करते हैं, किसी डंडा से घुलाते हैं ताकि ये पानी में अच्छे से मिल जाए और अच्छी तरह से पुताई हो। तो सेम उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है और एक जो है नीचे सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाता है और दूसरा जो है ऊपर सॉल्यूशन के तौर पे रहता है, तब उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही है आयन को एक्सचेंज करने के वजह से, साथ ही साथ ये नीचे सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ ये बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये क्या होता है, ये सफेद अविलय के रूप में, सफेद अविलय मतलब जिस विलयन में है उसमें ये मिलता नहीं है बल्कि सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रिएक्शन कहते हैं और ये सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठता है। अब चलिए नोट, द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती है, बात सही है, अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती है। संयोग है जो यहाँ अवक्षेप हुआ, ये अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। ये जो कहिएगा कि सारी दो विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम लोग और भी इसके उदाहरण को देखते हैं, समझते हैं। और एक दो उदाहरण है, देखिए यहाँ वो कौन कौन सा उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पोटेशियम आयोडाइड का। जब पोटासियम जो है आयोडीन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है। उसी तरह से ये देख लीजिए आप यहाँ लेड जब नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तो ये लेड नाइट्रेट बनता है। और जब ये आपस में क्या पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तब क्या बनता है, लेड आयोडाइज बनता है, ये LOPPT है। और उसके बाद इधर क्या बनता है, पोटासियम या पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ KI में एक देख लीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो इसका जो ये प्लस है इसके माइनस के साथ क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस इसके माइनस के साथ पार्टिसिपेट करेगा, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ हो गया लेड आयोडाइज जो LOPPT है, और उसके बाद यहाँ KNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आयन यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। दूसरा उदाहरण में हम लोग चलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। जब पोटेशियम ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा तब पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा। उसी तरह से बेरियम जब आयोडीन से अभिक्रिया करेगा तो बेरियम आयोडाइज बनाएगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ गौर से, तो ये पोटासियम का नेचर कैसा है, प्लस है। बेरियम ब्रोमाइड का कैसा है, तो माइनस है। ये देखिए बेरियम का प्लस है, आयोडीन का क्या है, माइनस है। क्योंकि जब आवर्त सारणी को आप देखेंगे तो इसमें अधिकांश मेटल जो है क्या है, अधिकांश मेटल इसमें क्या है, तो अधिकांश मेटल है इसमें, अधिकांश नॉन मेटल है इसमें। तो जब ये पढ़ाएंगे तब आप इस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे
अपने हिसाब से इस रिएक्शन को क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए इस चीज को, तो इसका जो ये प्लस है, ये इसके माइनस के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, और इसका जो ये प्लस है ये इसके माइनस के साथ अभिक्रिया किया और आपस में आयन एक्सचेंज हो गया। इसलिए यहाँ क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड बना और बेरियम ब्रोमाइड बना, और इस तरह से आयन एक्सचेंज किया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस तरह के कई उदाहरण है। सारे उदाहरण को बना एक जगह बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण के सहारे हम लोग अभिक्रिया को क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग नए अभिक्रिया की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। तो अभिक्रिया के प्रकार के दौर में जो 5वें नंबर का अभिक्रिया है आपके एनसीईआरटी में, वो क्या है, वो है अपचयन और उपचयन और अपचयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नाम है इसका, वो इंग्लिश वर्जन का ही नाम है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों एक साथ होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रिडॉक्स। क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। तो देखिए उपचयन और अपचयन, तो उपचयन को हम लोग देखते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि तब होगी जब ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा, जब ऑक्सीजन जुटेगा तब इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग इस चीज को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन या तो हटे या तो ऑक्सीजन जुटे, ये दोनों में से कोई कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, या हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तब इस चीज को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसी को हिंदी में कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, ह्रास मतलब होता है हाइड्रोजन घट रहा हो, हाइड्रोजन घट रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, तब इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन, और हिंदी में कहते हैं उपचयन। हिंदी में क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, और देखिए यहाँ कॉपर के ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड के साथ देखिए यहाँ हाइड्रोजन जुट रहा है, और हाइड्रोजन तो जुटा, लेकिन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन के साथ जुटा उष्मा लेने पे। तो देख लीजिए यहाँ पे फिर ये तो कॉपर से जो है ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ जुट गया। ये क्रिया जो है सदैव साथ साथ होती है, ये देख लीजिए आप। ये इस चीज को आप थोड़ा सा स्टार मारिए, ये रिडॉक्स का जो है उदाहरण है, ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस शर्त के हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे, ये तो बना ऑक्सीजन जुटा तो इसको आप ऑक्सीडेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुट रहा है, तो हाइड्रोजन जब जुट रहा है तब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इस समय ये क्या हो जाएगा, फिलहाल रॉन्ग हो जाएगा, जो कि अभी नहीं करना है। बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइम होता है, सेम रिएक्शन में होता है, तब हम लोग इसको रिडॉक्स कहते हैं। इसलिए मैंने इसको स्टार मारा है, ये जो है इसको स्टार मारा है। ये थोड़ा सा आप में संदेह उत्पन्न कर सकता है, बट जैसे ही आप ये दोनों प्रकार पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल समझेंगे कि ये सही है। तो एक बार पुनः देखिए क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन में जुट रहा है अभिक्रिया करवाने के लिए, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इतना ही नहीं, और भी कई इसके उदाहरण हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए आप यहाँ पे इसको 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, उसके बाद
ये मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो, इतना ही नहीं, सोडियम 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 देखिए, सोडियम भी जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सोडियम 2 इस तरह से अगर बनाएगा तो ये भी क्या है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये सारा का सारा रिएक्शन क्या है, ये सारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। तो फिर हम लोग एक बार पुनः पीछे आते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन क्या कर रहा हो, जुट रहा हो, या हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, घट रहा हो, दैट मीन्स वहां से हाइड्रोजन निकल रहा हो, भाग रहा हो, तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं और इसी का जो कोरिलेटिव है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। उसी चीज को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका उल्टा रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वो होगा अपचयन। इंग्लिश में उसे कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इंग्लिश में इसे कहेंगे रिडक्शन। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन जो है वहां से हट रहा हो और हाइड्रोजन जो है वहां पे जुट रहा हो, ये दोनों में से कोई कंडीशन होता हो, तब उस चीज को हम लोग कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। या हिंदी में क्या कहते हैं, उस चीज को हिंदी में कहते हैं अपचयन। और इंग्लिश में इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं ये कैसे हो रहा है। अभी जैसे मैंने स्टार मारा था, इससे पहले में देखिए सेम चीज वही रिएक्शन दिया है यहाँ पे। ये रिएक्शन जो है यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया है। यहाँ देखिए, ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो जैसे ये इसके साथ जुटेगा, ये जो ऑक्सीजन पहले से जगह लिया हुआ है ये क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। चलिए एक सीट और लेते हैं। अब इसको ऐसे देखते हैं, कॉपर का जो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के जुटते ही, ये जो हाइड्रोजन है इसके जुटते ही ये क्या होगा, वहां से हटेगा। क्या होगा, वहां से हटेगा और ऑक्सीजन के साथ जुटेगा और वाटर बनाएगा। तो इस ऑक्सीजन का इस कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होना, हटना और इस हाइड्रोजन का पुनः इसके साथ जुटना ही क्या है, अपचयन है। अपचयन है। देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार पुनः इस चीज को आप देखिए। तो ये चूंकि साथ साथ होती है दोनों तरह की क्रियाएं, कहीं भी किसी भी रिएक्शन में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है बच्चों को दे देता है, लेकिन ये साथ होती है, इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए एक बार पुनः हम लोग अपने स्लाइड की ओर आते हैं और ये जो क्या हुआ ऐसे इसको मिटाते हैं और एक बार पुनः देखते हैं। तो रिडक्शन कैसी प्रक्रिया है, तो रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, हट रहा हो, और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, जुट रहा हो। तब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन हटा, इसलिए इसका हो गया अपचयन। इसका हो गया क्या, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बट ये हाइड्रोजन के साथ आके जुटा, हाइड्रोजन के साथ आके जुटा, तो ऑक्सीजन जब जुटेगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये एक साथ हो रही है दोनों तरह की अभिक्रियाएं। इसलिए देखिए यहाँ पे ये जो रिडक्शन है, ये रिडक्शन से हम लोग क्या ले लेते हैं, RED, और ऑक्सीडेशन से क्या ले लेते हैं, OX, और ये क्या हो जाता है, रिडॉक्स। इसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है, उपापचय अपचयन अभिक्रिया एक साथ कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है, और इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
रेडॉक्स कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सदैव साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, इस चीज को समझें। ऑक्सीडेशन समझाने के लिए रिडक्शन की तुलना नहीं करते हैं, रिडक्शन समझाने के लिए ऑक्सीडेशन की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन होती है दोनों साथ साथ ही, इस चीज को समझे आप। ठीक है। उसके बाद इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत तरह के प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं, और अभी कुछ प्रभाव को हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखेंगे। ये सारा चीज होता है, अभी आप महसूस करेंगे। जैसे कैसे लोहे में जंग लगना, हमारे घरों में जो है मसालेदार स्वादिष्ट भोजन गर्मी के दिनों में अगर पका हुआ है 10 बजे 12 बजे और शाम के 4-5 बजे जब आप उसको देखेंगे तो उससे स्मेल आएगी, बदबू आएगा। तो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव है, तो संचारण में जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या उसके संपर्क में आता है, तो उसकी जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के साथ ही साथ क्या होता है, जंग का निर्माण होता है। कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी धीरे धीरे टूट ही जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी के सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। इससे क्या होता है, वो जो बर्तन है उसका वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। उसके बाद यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यही वजह है जो अपने घर के खिड़कियों में, ग्रिल में, दरवाजों में कलर करते हैं, और बहुत सारे चीजों में कलर करते हैं, दीवार वगैरह में भी कलर करते हैं। साथ ही साथ जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उस पर कम अभिक्रियाशील धातु का परत चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें आप आगे वाला चैप्टर जो है धातु अधातु उसमें पढ़ेंगे। चलिए अब है विकृत संधिता, मतलब भोजन का खराब होके उससे बदबू का निकलना, स्मेल करना, फूड का स्पॉइल होना, वसायुक्त जिसमें तेल फैट्स वगैरह ज्यादा हो, और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, विकृत संधिता, फूड स्पॉइलिंग कहते हैं। इसके रोकने के क्या उपाय हैं, तो उस फूड में क्या कीजिए, प्रति ऑक्सीकारक पाउडर आता है, लिक्विड्स आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। या जो भी एयर टाइट आपके घर में क्या कहते हैं बर्तन हो, डब्बा हो, रखने की सामग्री हो, उसमें आप रख सकते हैं। और जैसे ही वो वायु के संपर्क से दूर हटेगा, वायु के संपर्क से टूटेगा, वायु का संपर्क नहीं होगा तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, और ऑक्सीकृत नहीं होगा तो सुरक्षित रहेगा, आप उसको खा सकते हैं। नहीं तो वो बर्बाद हो गया एक तरह से देखेंगे आप। तो आगे देखिए स्लाइड में क्या है, साथ ही साथ इसके 2 उदाहरण बचे हुए हैं। इसके कितने उदाहरण बचे हुए हैं, इसके 2 उदाहरण बचे हुए हैं, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जब आप कुरकुरे खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, कोई भी एयर टाइट पैकेट खाने वाला स्नैक्स खरीदते हैं, तो उसके अंदर जो हवा भरी रहती है वो हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, सक्रिय होता है। उसके बाद देखिए शीतलन द्वारा आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जो है अपने खानों को, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख सकते हैं ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो। तो रखते ही हैं, घर में महिलाएं हमारी माता बहन रखती ही हैं। उसके बाद जो है होटल में, जहां जहां जो है रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह में, मेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो लगभग सभी जगह सब्जी मंडी में जाएंगे, सब्जी वाले भी रात में रख देते हैं, पनीर दूध वाले भी रात में रख देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो लगभग जो है ये चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका मोटा मोटी जो
वर्णन था, उसके अंदर का टॉपिक था, मैंने उसको क्रैश कोर्स के जरिए पढ़ाया। अब आप अपने घरों में एनसीईआरटी से या कोई भी रेफरेंस बुक भारती भवन का हो या लुसेंट का हो, उन सबों से पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर कीजिए। नहीं, अगर आप नहीं पढ़ना है तो स्टडी मटेरियल के तौर पे खास करके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो अलग अलग तरह की गाइडें आती है, अलग अलग तरह के जो गेस्ट पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, या आपके टीचर्स का जो नोट्स है वो पढ़ लीजिए। नहीं तो ये वीडियो ही 1 से 2 बार आप देखिए पुनः, और आप जो है तैयारी कीजिए। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है 1 अंक का एमसीक्यू, जिसको आप कहते हैं एमसीक्यू। सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का क्या कारण होता है? सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का क्या कारण होता है? तो चमक का कारण आप देख लीजिए। जब आप क्या करते हैं, कैल्शियम को वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं चूना पानी, या चूना पानी में घुला हुआ चूना पानी। और इसको क्या करते हैं, दीवारों पर पोताई कर देते हैं, और हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के जो यहाँ मॉलिक्यूल्स है, ये वेपर के रूप में यहाँ गायब हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यही क्या करता है, दीवारों के ऊपर एक परत का निर्माण करता है, और जैसे ही ये सूखता है तो उससे चमक उत्पन्न हो जाता है, और हमारा दीवार, हमारा घर जो है पूरा क्या करता है, चमकता रहता है जैसे जैसे ही सूखता है। तो इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है हवाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना, अभिक्रिया करना। तो आप देखिए, पुनः एक बार देखिए, यहाँ क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने घरों में कीजिए। जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज में लाऊंगा तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के जरिए आपको पढ़ाऊंगा। एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और हमारे संस्था में। आप तैयारी कीजिए, यही हमारा शुभकामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।